सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि बीसीसीएल का फॉर्म कब तक आएगा और जो कि आप फ्री क्लासेस में पढ़ाते थे यूट्यूब पे, वो क्यों नहीं पढ़ा रहा है बेसिकली। तो मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूं कि अभी फ्री क्लासेस आपको देखने को आपको धीरे धीरे करके मिल जाएंगी, ठीक ना। अभी थोड़ा सा मैं पेड क्लासेस में बिजी हूँ, तो थोड़ा आपके काम क्लासेस कम हो पा रही है। जैसे पेड क्लास उधर ख़त्म मैं करूँगा तो फ्री में जो कुछ भी मेरे को थोड़ा बहुत लगेगा वो मैं पढ़ा दूँगा, बट कंप्लीट तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो देखिए, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है आपको पढ़ाने के लिए वो है सॉलिड ज्योमेट्री। और सॉलिड ज्योमेट्री आपको पता होगा कि सॉलिड ज्योमेट्री से हर एक साल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 5 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे हर एक साल। और 5 से 8 क्वेश्चन आप मैथ के एटलीस्ट करते हो तो समझ जाना कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर मिनिमम ये 5 नंबर का ही पूछता है तो 5 चौका 20 मार्क का आप क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा इजीली, ठीक ना। तो 4 से 5 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो समझो कि अप्रॉक्सीमेट 20 नंबर आपके एग्जाम में सॉलिड ज्योमेट्री ओनली केवल दे के जा रहा है। तो इसी के बारे में बात करें कि सॉलिड ज्योमेट्री क्या है, कैसे काम करते हैं, और सॉलिड ज्योमेट्री को में क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। और इसका वेटेज मैंने बता दिया कि यहाँ से 4 से 5 नंबर का ये हर एक साल आता है, तो इसके लिए आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए था। अब बात आती है पढ़ने की, तो पढ़ने की बात आती है तो देखो, मेरे से फ्री में पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि जैसे पेड कोर्स जैसे पढ़ा दूंगा। तो मेरा पेड कोर्स भी चलता है, आप चाहो तो पेड कोर्स भी ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ पेड कोर्स के बारे में। तो देखो, पेड कोर्सेज बीसीसीएल 2023 के लिए अभी स्टार्ट हो चुके, काफ़ी पहले हो चुकी थी, जिसमें से कि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक जो है कि फाइनली हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना। और इसका प्रीवियस ईयर अभी जल्द मैं आपको कराने वाला हूँ। जो भी मेरे पेड यूजर होंगे उनको प्रीवियस ईयर भी मैं कराने वाला हूँ, ठीक ना। उसके बाद से अभी मैकेनिक्स के बाद से मैंने मैथमेटिक्स स्टार्ट किए हैं। तो मैथमेटिक्स में मैंने अभी फाइनली कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, 2 या 3 क्लासेस मैंने लिए हैं। तो अभी भी आप लेट नहीं हो, अगर आपको कोर्स लेने हैं, ठीक ना, तो आप दिए हुए नंबर पे इस पर आपको सिंपली कॉल करना है। और कॉल करने के बाद से आपको जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, वो सारा पूछ लेना आप। अगर आपको डाउट या जो भी कुछ है वो आपको अच्छे सूटेबल लगते हैं तभी आप कोर्स को परचेज करना। और कोर्स को परचेज करोगे तो कोर्स का प्राइस देख सकते हो यहाँ पे 349 रुपीज़ है, कोई ज़्यादा नहीं है। और 349 रुपीज़ में आपको तीनों चीज़ मिल जाएंगे, ठीक ना। टेक्निकल इंग्लिश भी मिल जाएगा, मैकेनिक्स भी मिल जाएगा, मैथ भी मिल जाएगा। तो उसके लिए डोंट वरी अबाउट दैट। 349 रुपीज़ इज़ नॉट इनफ, आपके लिए काफ़ी सिंपल और सस्ते और इससे अच्छे लेवल के आपके, मतलब मैं कह देता हूँ ना कि पूरे आप बिहार में किसी से भी कंपेरिजन कर लेना, उतने इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे, ठीक ना, जितना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे पेड कोर्स में। आपको गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको प्रॉपर मेंटरशिप हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, मॉक हो गया, रिवीजन हो गया, टेस्ट हो गया, सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो आप देख लेना, आपको पसंद आती है क्लास तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोल रहा हूँ। जितनी कम भीड़ रहेंगी उतने अच्छे तरीके से मैं भी पढ़ा पाऊंगा, ये सबको जानते हैं, ठीक ना। और जो मेरे पेड यूजर है उनको पता होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। बट स्टिल हम फ्री क्लासेस भी आपके लिए देंगे कुछ ना कुछ। लेकिन कुछ लोगों के डाउट भी आ रही थी मेरे पास कि सर बीसीसीएल का फॉर्म 2023 वाला है, वो कब तक आपको एग्जाम लेने वाला रहेंगे, कब तक फॉर्म वगैरह आता है। तो मैं बता दूं कि प्रीवियस 2022 का आप उठा कर देख लेना, ये 3/6/2022 को इसका नोटिफिकेशन निकला था बीसीसीएल फॉर्म 2022 के लिए। तो देख सकते हो कि 2022 के लिए अगर ये 3/6 को निकाल रहे हैं तो समझ लो कि 3/6 को निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अभी ऑलमोस्ट आपका ये अप्रैल मई, मतलब कि आपके पास ये 2-2.5 मंथ का टाइम है। अगर इस नोटिफिकेशन के अनुसार भी देखा जाएगा तो आपके पास 2-2.5 मंथ का टाइम है अप्रोक्सीमेट आपको प्रिपरेशन करने का। और कहोगे कि 2-2.5 मंथ ही, मैं क्यों बोल रहा हूँ, टाइम तो और है। तो हाँ, बेशक आपके पास टाइम और है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना कि आपके पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर के भी एग्जाम पड़ेंगे, तो बीच में आप उसमें बिजी हो जाओगे। और मुझे पता है जो लोग पॉलिटेक्निक करते हैं वो 6 सेमेस्टर का पूरा मार्क्स जुटता है, पूरा मार्क्स जुटता है, तो जिसकी वजह से वो पॉलिटेक्निक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बीसीसीएल पे कम करते हैं, क्योंकि उनके भाई वहाँ पर डिग्री लेनी होती है। और उसके साथ मजाक तो नहीं चल सकता ना, आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा। बीसीसीएल के साथ आपको डेडिकेशन के साथ 6 सेमेस्टर का भी तैयारी करना होगा। तो देखिए, 6 सेमेस्टर का जब एग्जाम होता है उसी के आसपास जो है कि बीसीसीएल भी अपना एग्जाम को शेड्यूल कर देता है, तो और ज़्यादा भारी प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और जब टाइम होता है तो फिर वो कोर्स लेते नहीं हैं, और कोर्स लेते नहीं हैं तो फिर उनको अच्छी इफेक्टिव चीज़ें मिल नहीं पाती है, तो फिर वो बाद में डिस्क्वालीफाई होते हैं। फिर वही बात में 1 साल के बदले 2 साल में निकालते हैं, 2 साल के बदले 3 साल में निकालते हैं। कई इतने लोग हैं जो 3 साल में निकाले हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप लेट मत करना, आपको कोर्स लेना है तो इस दिए हुए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, आपको कोर्स मिल जाएगा 349 रुपीज़ में। अब चलिए, हम बहुत हो गया, अब अपने क्लास को अपना कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया है सॉलिड ज्योमेट्री 5 से 8 नंबर पूछाते हैं।
अब इस सॉलिड ज्योमेट्री में आपको जानना ये जरूरी है कि सॉलिड ज्योमेट्री होता क्या है, सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ते क्या है, सॉलिड ज्योमेट्री में करते क्या है, सॉलिड ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। तो देखिए सॉलिड ज्योमेट्री का मतलब सिंपल आप समझना कि सॉलिड ज्योमेट्री एक ऐसा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि हम ग्राफिकली फॉर्म में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को या शेप को या सॉलिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखे हैं सो दैट कि आप इजीली इसको समझ सको। तो देखो सॉलिड ज्योमेट्री इज डील विद द 3 डायमेंशनल शेप और सॉलिड। शेप होगा सॉलिड होगा उसको 3 डायमेंशनली में इसको डील करता है। कहाँ डील करेगा, तो विच इज इन ग्राफिकली या इन वेक्टर फॉर्म में, मतलब कि वेक्टर फॉर्म में या ग्राफिकली फॉर्म में सॉलिड ज्योमेट्री का मतलब होता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना। तो जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये एक आपके पास क्या है, ये आपके पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम इसको यहाँ पे जेड एक्सिस मानते हैं और इसको वाई एक्सिस मानते हैं और इसको एक्स एक्सिस मानते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि क्यूब होता है, मान लेते हैं लेट सपोज। अब इसको ये 3 डायमेंशनल में हो गया। अब इसको 3 डायमेंशनल में तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही चीज़ आपका सॉलिड ज्योमेट्री बताता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए सॉलिड ज्योमेट्री बनाया गया। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे क्यूब भले ही लिया है, ठीक ना, ये क्यूब, लेकिन ये क्यूब भी शेप हो सकता है, ये सिलिंड्रिकल शेप भी हो सकता है, ठीक ना, ये सिलिंड्रिकल शेप भी हो सकता है ऐसे करके, ये किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है ये कोन भी हो जाए, ठीक ना, ऐसे करके कोन बनता है, कोन भी हो जाए, ये हो सकता है आपका ये क्या हो गोला भी हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मैंने बनाया, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में भी हो सकते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है, तो किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। वो कोई भी एक आपका सॉलिड शेप रहेगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सॉलिड ज्योमेट्री बनाया गया है। तो आई होप कि आप सॉलिड ज्योमेट्री को समझ चुके होंगे सॉलिड ज्योमेट्री क्या है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आप सॉलिड ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो देखिए फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन द ग्राफ ऑफ द सॉलिड शेप देयर इज सम सिस्टम। अब देखिए ग्राफिकली फॉर्म को हमको दिखाना है किसी भी सॉलिड शेप को, तो उसको दिखाने के लिए हमारे पास कई सारे सिस्टम बनाए गए, ठीक ना। अब वो सिस्टम कितने तरीके के हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि दैट फ्लोइंग, अब जो कि ऐसे करके पहला जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म सिस्टम। अब कार्टेशियन फॉर्म सिस्टम क्या है अभी तुरंत बात करेंगे, बस आप नाम देख लो कि कार्टेशियन फॉर्म सिस्टम में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा बात कर सकते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा आता है आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा आपके पास आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब वन बाई वन करके हम ये जानते हैं कि ये सिस्टम क्या कहता है, ये सिस्टम क्या कहता है, और ये सिस्टम क्या कहता है, और ये सिस्टम क्या कहता है। और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट शेप को डिफरेंट फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, इसको लिख लेते हैं पहले कि ये किसके बारे में हम यहाँ पे बात करने हैं। तो नंबर 1 पे जो आपके पास था ये क्या था, नंबर 1 पे आपके पास जो था वो था कार्टेशियन फॉर्म सिस्टम। तो कार्टेशियन फॉर्म सिस्टम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये बेसिकली हम इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं ना, तो इसको कार्टेशियन, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म ये सिस्टम, कार्टेशियन फॉर्म सिस्टम का ये ग्राफ है, तो कार्टेशियन फॉर्म सिस्टम मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म सिस्टम क्या कहता है, इसमें क्या चीज़ें होती है इसको समझते हैं। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म सिस्टम जो है यहाँ पे, इसमें बेसिकली आप याद रखना कि कोई भी एक पॉइंट लाई करती है, किसी भी जगह पे एक पॉइंट को आप मार्क करिए। अब वो किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होती है, आपको पता होगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होती है, और ये थर्ड कोऑर्डिनेट होती है, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होती है। तो किसी भी कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन फोर्स सिस्टम का यूज करते हैं, कार्टेशियन फोर्स सिस्टम का यूज करते हैं किसी भी पॉइंट को दिखाना होगा। तो ये ओनली वैलिड होती है केवल और केवल किसके बारे में बताती है, ओनली ये वैलिड होती है आपके लिए, वो ओनली वैलिड फॉर ओनली, ये जो ओनली रिप्रेजेंट करती है किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक ना, पॉइंट को या किसी भी लाइन को ये दिखा सकती है। इसके सिवाय किसी ऑब्जेक्ट को ये नहीं दिखा सकती है, ये ओनली पॉइंट को दिखा सकती है और किसी लाइन को दिखा सकती है। पॉइंट और लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस कार्टेशियन फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। अब देखिए
इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे मार्क किया है, तो इस पॉइंट का कुछ ना कुछ अपना कोऑर्डिनेट होगा, तो x, y दे दिए, तो x क्या होगा, तो ये x हो गया इस ओरिजिन से, ये जो पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको याद रखना होगा कि 0,0 होता है, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बेसिकली आपके पास ये ओरिजिन होता है। ठीक है, ये ओरिजिन होता है, इसको याद रखना। ठीक ना, ओरिजिन। अब ये एक्स एक्सिस पे कितना दूरी पे ये पॉइंट लाई करता है, ये वाला, ये एक्स एक्सिस को दिखाता, और ये वाई एक्सिस से कितना दूरी पे था ये दिखाता आपके पास वाई। ठीक है, तो ये वाई जो हो जाएगा बेसिकली, ये बेसिकली आपके पास वाई जो हो जाएगा ये उस ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आपको ये वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस एक्स होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अब ये कार्टेशियन फॉर्म जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये केवल और केवल आपके लिए काम पड़ेगा 2D शेप के लिए। ठीक ना, 2D डायमेंशन, मतलब 2 डायमेंशनल चीज़ों को दिखाना होगा तो काम चलेंगे। अगर मेरे को लेट सपोज कि 3 डायमेंशनल चीज़ें हैं उसको कार्टेशियन फॉर्म में दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे, तो लेट सपोज इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट को लेते हैं, जिसमें कि आपको इसको बोलेंगे जेड एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। अगर इस चीज़ को ले रहे हैं तो ये भी आपका क्या है, ये भी एक कार्टेशियन फॉर्म है, लेकिन ये किसको दिखा रहा है, ये आपको 3 डायमेंशनल चीज़ों को दिखाने के लिए यूज होता है। अब 3 डायमेंशनल चीज़ें कैसे हो सकती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता रखे थे, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया आपके पास। ठीक है, या लेट सपोज कि आपके पास ये क्यूब हो गया। ठीक ना, तो कुछ ऐसे 3 डायमेंशनल चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग 3 डायमेंशनल के लिए यूज करते हैं। तो समझ गए कार्टेशियन फॉर्म सिस्टम क्या है। कार्टेशियन फॉर्म सिस्टम के 2 सिस्टम है, एक ऐसा फॉर्म है जिसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म सिस्टम बोलते हैं, ये वाला। ठीक ना, और दूसरा ये जो आपने दिखाया, अभी मैंने आपको बताया यहाँ 3 डायमेंशनल चीज़ों को दिखाने के लिए। अब देखिए 3 डायमेंशनल चीज़ों को दिखाने के लिए जो है ना, इसका एक अलग ही नाम आता है। इसका एक अगर आप नाम देना चाहोगे तो इसका एक आप नाम दे सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे देखो कार्टेशियन फॉर्म सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम है, तो इस दोनों नाम को आप लोग याद रख सकते हो पहले चीज़ के लिए। अच्छा ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। अब ये पहला नंबर हम चीज़ों को समझ गए। दूसरा नंबर आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है भाई, तो देखो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ये कार्टेशियन सिस्टम था, इसी का एक एडवांस रूप है। यहाँ पे ध्यान देना, मैं कलर चेंज करके आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे आप ध्यान देना, बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक है पॉइंट आपके पास, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 ही चीज़ को यूज करा, और इसका मैंने लोकेशन बता दिया कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। लेट सपोज कि मैं आपसे कहूँ कि ये पॉइंट है, ये मेरे को बताओ इस ओरिजिन से कितना दूरी पे है। ठीक ना, ये ओरिजिन से कितना दूरी पे है, तो ये मान लेता हूँ 8 डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो ये 8 डिस्टेंस पे। अब ये कितना डिग्री के इंक्लिनेशन पे है ये भी मेरे को बताओ। तो इस तरीक़े से चीज़ों को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग समझे। अब यहाँ पे मैंने आपको जस्ट फील देने के लिए बताया था, बट इसको एक और अलग से फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट सपोज कि आपके पास एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट का आपने नाम P रखा। अब ये पॉइंट आपके पास ये x, y दे रखे रहेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि x, y जो पॉइंट आपके पास दे रखी है, इस पॉइंट को अपने को क्या करना है, इस ओरिजिन पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट से मैंने मिला दिए हैं। एक सेकंड, ये ओरिजिन पॉइंट को मैंने मिला दिए हैं, और जैसे ही मिलाया मैंने तो मेरे को क्या मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला। अब ये पॉइंट r डिस्टेंस पे है। ठीक ना, ये r डिस्टेंस पे है, ये r चाहिए, और ये थीटा डिग्री के इंक्लिनेशन पे। तो मेरे को इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये जस्ट इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके पास। ये किस में इक्विवेलेंट हो जाएगा, मैंने दिखाया r, यहाँ पे थीटा आ जाएगा। मतलब इसका अब कोऑर्डिनेट मैं x, y ना दिखा करके मैं अगर दिखाऊं r, थीटा, तो ये होता है आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक ना, अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है यहाँ पे, अगर मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में नई चीज़ें कोई दिखाना है तो फिर कैसे दिखाओगे, तो इस फॉर्म में दिखाओगे। अगर इस फॉर्म से मेरे को इस फॉर्म में जाने को बोलता है तो फिर क्या करोगे, अगर लेट सपोज केवल आपके पास एक्स और वाई एक्सिस का दूरी दे रखा है तो आपको कहेगा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाओ, तो फिर कैसे दिखाओगे, तो इसके लिए सिंपल एक रिलेशन होता है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करा, यहीं तो दूरी आपके पास वाई था ना, और यहीं तो दूरी आपके पास ये एक्स होगा ना, जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया था। तो यहाँ से एक रिलेशन आ सकती है कि r डिस्टेंस आपको निकालना बोलेगा कोई भी, तो आप r नहीं निकाल नहीं सकते। यहाँ पे बोलो r निकाल सकते हो ना, हाँ बिल्कुल निकाल सकते। कैसे सर, तो पाइथागोरस पर में आता है मुझे, तो वो लगा लूँगा मैं। तो यहाँ से r डिस्टेंस अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो आप बेसिकली यहाँ से निकाल लोगे कि x²
प्लस वाई स्क्वायर कर लोगे तो यहाँ से आर निकाल सकते हो। तो अगर एक्स, इसका अगर एक्स को वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, अगर कहेगा कि पोलर में दिखाओ तो आर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से आर निकाल लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब थीटा कोई पूछेगा आपसे निकालने, तो थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल टू कैसे निकालोगे, टेन थीटा वाला फार्मूला लगाना, ठीक ना। टेन थीटा वाला फार्मूला लगाना तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वाई बटे का एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को केवल थीटा निकालना था, तो थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं अपन लोग, यहाँ पे कर सकते हैं टेन इनवर्स का y अपन का x कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से निकाल सकते हो आप लोग, यहाँ से निकाल, इसको याद रखना, ये थीटा निकालने के काम आएगा और ये r निकालने के काम आएगा। मगर हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये दोनों चीज़ें याद रखना। मगर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसा फॉर्म जो कि केवल कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म मतलब उसमें x और y रहेगा, तो x और y केवल कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, तो हम उसको कार्टेशियन फॉर्म से इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इजीली बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, तो ये दोनों रिलेशनशिप को याद रखना, इस तरीके से बदल सकते हैं। सिंपल हो गया, ठीक है। अब इस पर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आप पेड क्लास करते तो आपको इसको बिना क्वेश्चन के मैं इसको भेज नहीं सकता था, ठीक है। तो दूसरी बात है, तीसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम आती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है, ठीक है। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग समझते हैं। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए आपको सिंपली समझना होगा कि लेट सपोज कि आपके पास कोई सा भी एक मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा हमको दिखाना होगा डॉट डॉट लाइन से, ठीक है। तो लेट सपोज कि आपके पास ये कोई भी एक पॉइंट हो गया, ठीक है। लेट सपोज कि आपके पास जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे मान लिया। अब इस पॉइंट को मैं पी मार्क करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी किया था। अब इसको मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट में नहीं दिखाना है, ना ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाना है, इसको मेरे को स्फेरिकल में दिखाना है। तो स्फेरिकल में देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन याद रखना कि आर होता है और थीटा होता है और यहाँ पे फाई होता है। अब आर थीटा फाई क्या, ये भी मैं बताऊंगा। देख लो, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया जिसको आर थीटा कोमा पे दिखा, तो मैंने क्या कहा कि अगर आपको इस चीज़ को दिखाना है तो आपको सिंपली देखो, एक चीज़ है कि ये चीज़ों का आपको मार्क कर दे यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे करना है, देखो चीज़ों को समझना ज़रा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ऐसे करके समझते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि ये जो पॉइंट जहाँ पे, इस पॉइंट से हो करके मैंने एक प्रोजेक्शन खींचा, ठीक ना, एक प्रोजेक्ट किया। इसको प्रोजेक्ट मतलब कि इसी का एक इमेज यहाँ पे तैयार किया, इसी का इमेज मैंने एक यहाँ पे तैयार किया। अब ये जहाँ पे पॉइंट कटा, इस पॉइंट से इस ओरिजिन पॉइंट को मैंने यहाँ पे मिला दिए हैं। अब ये जो पॉइंट ओरिजिन पॉइंट को मिला है, जरा इसको कुछ ऐसे मिलाएं तो ज़्यादा समझ पाओगे आप लोग। इसको ओरिजिन पॉइंट से मैंने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। अब ओरिजिन पॉइंट कौन सा था ये भी पूछोगे, तो ये था ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग पोल बोलते हैं वैसे। अब देखो जब 2D में हम लोग थे, 2D में थे, देखना यहाँ पे एक बार देख लो, यहाँ पे एक बार देख लो। यहाँ पे जब मैं 2D में था, यहाँ पे 2D में बोला था ना, यहाँ पे 2D में था, तो 2D में इसको ओरिजिन बोलते थे। लेकिन अगर हम लोग 3D में बात करेंगे तो इसको ओरिजिन नहीं बोलते, इस जिसका जो सेंटर पॉइंट है इसको ओरिजिन नहीं बोलते। अब इसको हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक ना, इसीलिए इसको हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं। पहले इसको ओरिजिन बोलते थे 2D में, बट 3D में बात करेंगे तो इसको पोल बोलते हैं। अब पोल से जो ये पी एक्सिस का जहाँ पे लाइन ड्रॉ किया था, लेट सपोज कि इसको मैं पी डैश करता हूँ, इसका जो प्रोजेक्शन किया हूँ पी पॉइंट का, उसको मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने करा, तो यहाँ से मैंने किया, तो ये देखिए इस पॉइंट से जो डिस्टेंस बना होगा, तो इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ हुआ। इस लाइन से जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका जेड एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से जो इसका एंगल बना, यही आपके पास ये होता है, आपके पास ये फाई होता है। तो ये जो फाई आपको पता चला, फाई कहाँ से लाया मैंने, तो फाई एक ऐसा एंगल है जो मैंने पॉइंट लिया, उस पॉइंट का प्रोजेक्शन एक्स डाल करके एक्स एक्सिस से उसका इंक्लाइनेशन दिखाता है आपके पास फाई, ठीक है। अब थीटा क्या दिखाता है, तो थीटा दिखाता है जेड एक्सिस से कितना इंक्लाइनेशन पे है ये पॉइंट, तो ये दिखाता है आपके पास थीटा। सॉरी, इसको थीटा लिखना चाहिए था मेरे को, ठीक है, एक मिनट। ये देखो ये थीटा मैंने कर दिया, तो ये थीटा हो गया। तो समझ गया फाई थीटा। और अब कुछ होगा कि आर क्या है, तो थीटा समझ गए आप लोग। अब आर क्या है, तो आर है ये वाला डिस्टेंस, ठीक ना, ये वाला डिस्टेंस जो आपके पास जितना भी आएगा ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो समझ गए आर क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है। अब इन तीनों को मिलाकर के किसी भी पॉइंट को एक हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ गए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। अब देखो पूरे सिस्टम को मिला करके देखना, ज़रा ध्यान से देखना, पूरे सिस्टम को मिला करके एक आपने क्या कर लिया, एक स्फीयर की तरह ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर रहा आप लोग। देखो ऐसे करके, अगर एक सेकंड, ये देखो ये कुछ ऐसे ऐसे मैं बनाना चाहूँगा, ऐसे करके मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बना दिया, तो पूरे एक स्फीयर नहीं बन गया। देखो ना, पॉइंट यहाँ पे एक कट किया था, एक यहाँ पे कट किया था, तो दोनों को मिला करके मैंने एक सेंटर से इसको मिला करके एक मैंने स्फीयर बना दिया। तो कुछ ऐसे आप स्फीयर बन गया। अब ये स्फीयर तो बन गया, ठीक है बाबू भैया, स्फीयर तो बन गया, मज़ा आया, मज़ा आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है सर, ये जो
आर रहेगा, जो आर रहेगा ये कहाँ से कहाँ तक रह सकता है, ये आर, तो ये आर यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे, मतलब ये कहीं भी जाकर ले सकते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको कहीं भी ले सकते हैं। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि आर का जो रेंज होगा, जो आर का रेंज होगा, ये तो सर इन्फिनिटी से कम ही होगा, मतलब इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन जीरो से तो बड़ा होगा ना, तो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन ये आर इन्फिनिटी से छोटा रहेगा। इसी तरीके से थीटा के बारे में बात करना चाहोगे, तो थीटा का जो रेंज हो जाएगा वो बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जीरो से लेकर के ये पाई के बीच में लाई करेगा। इसी तरीके से हम लोग को फाई के बारे में कमेंट करना होगा, तो फाई बोल सकते हैं कि सर 2 पाई से कम होगा, लेकिन जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। तो ये 3 चीज़ याद रखना, इसका रेंज होता है, ठीक ना, मतलब रेंज जो इसका पैरामीटर है, जो यहाँ पे आर है, थीटा है, फाई है, इन तीनों का रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, तो इन तीनों का ये रेंज होता है। इसको भी आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, ये जरूरी होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, या आपको प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करोगे तो आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास आता है तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो आता है आपके पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है भाई, इसको समझना पड़ेगा। तो जैसे कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको इसको कलर चेंज करते हैं, देखो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक सिलेंडर के फॉर्म में हम चीज़ों को दिखाते हैं। तो लेट सपोज कि एक जो इसका सरफेस बना, ये वाला सरफेस बना है, तो इस सरफेस पे हमने किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, और वो कैसे रिप्रेजेंट करना है कि किसी भी जगह पे हो सकता है। जैसे लेट सपोज कि ये इस जगह पे है, तो इस जगह पे तो इसका सेंटर पॉइंट होगा, तो इसके सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस होंगे ये भी एक आपको मैटर करते हैं। इसको ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसी का एक प्रोजेक्शन हमने जैसे कि पहले ही बताया था, इसी का प्रोजेक्शन करना है हमको, और यहाँ पे प्रोजेक्शन ला करके एक पॉइंट हमको कट करने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। इसी का पॉइंट मैंने यहाँ पे कट किया। अब इस पॉइंट से लेकर के, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इस पॉइंट से लेकर के इस वाला लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। और ये लाइन कहाँ से है, इसके ओरिजिन से लेकर के इसके सेंटर पॉइंट जहाँ कट रहे हैं, यहाँ से ये ओरिजिन लाइन मैंने खींचा, ये लाइन मैंने खींचा। अब ये जो लाइन खींचा, इससे जो एंगल बना, इसके एंगल बना, अब ये कौन सा एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना, ये एंगल आपके पास फाई हो जाएंगे। और ये वाई एक्सिस होते हैं, तो वाई एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस होगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये फाई बन गया, ओके। अब यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस बने, इसी को हम बोलते हैं रो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, इस पॉइंट का। अब देखो इसका जरा कलर चेंज कर दे मेरे को, कंफ्यूजन ना होना आप लोग। इसका जो पॉइंट बना, इस जो पॉइंट बना, इस पॉइंट का, ये पॉइंट का मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखो पहले तो हम लोग रो चले, इसके सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस, तो रो चले, देन उसके बाद से कॉमा, और उसके बाद हमने ये फाई चला इधर नीचे की तरफ, थीटा फाई, तो फाई चला, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे जेड, ये कितने डिस्टेंस पे है, ठीक ना, जेड, जेड मतलब सिंपल जेड इसका हाइट हो गया, ठीक ना, ये जेड आपके पास ये हाइट हो गया, इसका कितने हाइट पे है, तो ये जेड हो गया। तो रो फाई जेड का कोऑर्डिनेट मिला करके हम बनाते हैं क्या, यहाँ पे पोलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमको चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम इसको कहते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि हमने समझ लिया यहाँ पे रो क्या है, फाई क्या है, जेड क्या है, बट हमने आपको ये नहीं बताया अभी तक कि इसका यूज वगैरह कहाँ पे करोगे, ठीक ना, इसका यूज वगैरह कहाँ पे करोगे। अब यूज कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इसको आपको यूज कहाँ पे करोगे, तो ये मेनली जो यूज होगी वो सरफेस के लिए यूज होंगे, ठीक ना। देखो ये जो कोऑर्डिनेट दिखा रहा है ना, बेसिकली सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा रहा है कि यहाँ पे पॉइंट अगर लाइक है तो इसके पूरे सरफेस को घूमोगे तो एक सरफेस बन रहा है, तो मतलब सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा पॉइंट को यूज करते हैं। आगे हम लोग प्रॉब्लम वगैरह भी देखेंगे आने वाले लेक्चर में, तो काफ़ी सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने अभी आपको एक एक चीज़ को यहाँ पे क्लियर किया है, सेम इसी तरीके से मैं अपने पेड कोर्स में ही पढ़ाता हूँ, तो आप पेड कोर्स लीजिए, आपको काफ़ी सारा चीज़ देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने अभी सॉलिड ज्योमेट्री में आपको बता दिए, तो कुछ इतना ही बस मेरे को लगा अच्छा, तो इतना मैंने पढ़ा दिया है। बाकी आपको कोर्स वगैरह लेना है तो कोर्स के लिए आप इस वाले नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट करिए, ठीक है ना। कोर्स आपको बिल्कुल मतलब बहुत सस्ते मिल जाएंगे 349 में। और यहाँ पे तीनों चीज़ों को देख लेंगे, BCCLE का बारे में हम सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करेंगे, प्रीवियस ईयर भी करेंगे। और देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक आपको है एग्जाम में, और 6 सेमेस्टर का एग्जाम भी आपको नए लोगों को देना होता है, तो देख लेना अभी टाइम में पढ़ने का, बाद में आपके पास टाइम कम बचते हैं तो कोर्स अभी जरूर परचेज कर लेना। अभी के लिए इतने रखते हैं, कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सॉलिड ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग ही होगा, बाकी और डिटेल्स में आपको करना है तो पेड कोर्स लीजिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अभी के लिए इतना रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।